जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर यूपी टेट में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे ईवीएस होंगे, सीडीपी होंगे, मैथ होंगे, सभी को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगेगी तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है, कह रहा है इस मतलबी दौर में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। ठीक है दोस्तों, सही बात है। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब आपकी ही पहचान होगी। ठीक है, बिना अभी इस समय सफलता की आपकी पहचान कोई नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है और सिलेक्शन लेना सिलेक्शन अड्डा की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख पाओगे, हिंदी के एकदम बेहतरीन प्रश्न आप देख पाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न आपका देख पाओगे यहाँ पे पैडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो कह रहा है शुद्ध वर्तनी है, सुलेख है, सुतलेख है, आशु भाषण है। ठीक है, तो जो इसका मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप होता है यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, आशु भाषण होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आशु भाषण क्या होता है? यह भाषण किसी विषय पर तत्काल अपने विचारों को क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही आपका आशु भाषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम किसी अचानक किसी कोई टॉपिक को हमले बोलने के लिए बोल दिया जाए, जैसे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बोलने के लिए बोल दिया जाए, तो आप बिना तैयारी को उसकी तुरंत प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, यही आपकी क्या कहलाता है, आपका आशु भाषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? कह रहा 15 है, 25 है, 18 है, 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है आपका विकल्प नंबर यहाँ पे सी 18 है। ठीक है, और भाषा की बात किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे भाषा कितनी है आपकी 22 है। ठीक है, चलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे जो अगला प्रश्न आपका लिखा है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म सही है। कह रहा है देखो, भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ था? ठीक है, वही बताना है। कह रहा है कवि विचन सुधा और हिंदी प्रदीप है, सरस्वती माधुरी है, कल्पना ज्ञानोदय है, नवीनतम कादम्बिनी। कौन सा जोड़ा आपका सही है? ठीक है, तो विकल्प नंबर आप यहाँ पे ए देख पाओगे, कवि वचन सुधा, यहीं पे आपके ये दोनों सही है। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप दोनों पत्रिका भारतेंदु युग में निकली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब देख पाओगे यहाँ पे जो इसका जो प्रकाशन हुआ था, कवि विचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ था 1868 में हुआ था। कहाँ से? काशी से। ठीक है दोस्तों, काशी से इसका प्रकाशन हुआ था और ये जो थी आपकी मासिक पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, मासिक पत्रिका थी। अब ये जो हिंदी प्रदीप है, ये आपका इसका जो संपादन हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 1877 में। ठीक है, कहाँ से? आपका प्रयागराज से। ठीक है, और जो इसके जो आपके पत्रिका के संपादक रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? यहाँ पे देखिए, तद्भव जो पत्रिका था किसने संपादित किया था? कह रहा लीलाधर जगुड़ी ने, विष्णु प्रसाद तिवारी ने, हरिप्रकाश उपाध्याय ने, अखिलेश जी ने। तो जो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी आपका सही है, अखिलेश जी ने। ठीक है दोस्तों, ये जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था आपका लखनऊ से। ठीक है दोस्तों, ये लखनऊ से इसका इस पत्रिका का संपादन हुआ था। ठीक है, अखिलेश जी की आप देख पाओगे यहाँ पे जो उपन्यास था, इन्होंने एक प्रमुख उपन्यास लिखा था। इनके उपन्यास का नाम था निर्वासन। ठीक है दोस्तों, और इनकी एक कहानी, ठीक है, एक कहानी आपने देखने मिलेगी सापग्रस्त से। ठीक है दोस्तों, सापग्रस्त, ये अखिलेश जी की क्या है, ये कहानी है, प्रमुख कृति है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, 12 बरिस लव कुकुर जिए और 13 लव जिए जियार। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है दोस्तों, जो ये पंक्ति है ये आल्हा खंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हिंट पा गए आप लोग, तो देखिए क्या है, विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनेक जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी सही है, जगनेक जी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे क्या है बताया गया है,
कह रहा है कुत्ता 12 वर्ष जी ले, सियार 13 वर्ष जी ले, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक वीर क्षत्रिय यदि सम्मान और वीरता के साथ 18 वर्ष भी जी ले तो वही पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। ये आल्हा खंड से लिया गया है। आल्हा खंड को हम, ठीक है दोस्तों, आल्हा खंड को हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं, परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें आल्हा खंड में आप लोगों के वीरता के बारे में वर्णन किया गया है, आल्हा और उदल के वीरता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ठीक है। अपने भारत के अलावा भी दूसरे कंट्री में भी लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा का। तो किस देश का? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मॉरिशस में। अच्छा, मॉरिशस की जो राजधानी है, राजधानी आप देख पाओगे यहाँ पे पोर्ट लुई है, ठीक है, पोर्ट लुई है। और जो दूसरा है यहाँ पे एक कंट्री और है, फिजी, ठीक है, फिजी है। फिजी में आप देख पाओगे यहाँ पे इसकी जो राजधानी है सुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा की है, बुंदेलिक है, ब्रज की है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, इनका सूरसागर जो भाषा है इनकी रचना है ब्रज भाषा में, ठीक है दोस्तों। ये सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने, ठीक है ना। सूरदास जी जो थे यहाँ पे भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं आप देख पाओगे यहाँ पे, दो रचनाएं और प्रमुख है यहाँ पे इनकी, सूर सदावली है, सूर सदावली, एक है आपके साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी आप देख पाओगे इनकी रचना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे छठा नंबर, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो यहाँ पे सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुमित्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो जो इसका वीरों का कैसा हो वसंत, जो इसके यहाँ पे रचनाकार हैं सुमित्रा कुमारी चौहान है, ठीक है दोस्तों। ये एकमात्र आपकी क्या है कवित्री है जो वीर गाथा से ली गई, ठीक है ना। वीरता का वर्णन ये लोग इन्होंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी जो प्रमुख जो एक रचना है झांसी की रानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें हम बोलते हैं राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 1972 में, ठीक है दोस्तों, 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। उर्वशी इनकी प्रमुख एक उपन्यास थी, काव्य थी, इनके इन्हीं क्षेत्र में आप ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो प्रमुख रचनाएं और भी हैं आपके देख पाओगे यहाँ पे, परशुराम की कहानी, परशुराम की प्रतीक्षा है, ठीक है, हुंकार है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है इनकी, और एक है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर के जो कृति किसकी है तो बताओगे रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। अब यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी का भी देख पाओगे आप, तो यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा है, ठीक है, गहनों में गुथा जा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा है, और एक है हिम तरंगड़ी समर्पण भी है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी क्या है प्रमुख कृतियां हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देख पाओगे 9वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण वर्तनी शुद्ध और भाषा कहलाती है, ठीक है। व्याकरण और वर्तनी रूप से क्या है? शुद्ध भाषा कहलाती है, कह रहा है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो जो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी आपका सही है, मानक भाषा। मानक भाषा को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो आल्हा खंड होता है वो परमाल रासो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आप यहाँ देख पाओगे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देख पाओगे, इससे पहले आप लोग देख लो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्र बरदाई ने, ठीक है ना, चंद्र बरदाई, ठीक है, ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, ठीक है। और कुमार रासो की किसने रचना की थी? तो आप देख पाओगे यहाँ पे दलपति विजय, ठीक है, दलपति विजय। और एक और यहाँ पे बिसल देव किसने लिखा यहाँ पे? तो नरपति नल जी ने लिखा, ठीक है, नरपति नल जी ने बिसल देव रासो की रचना की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने? चंद्रबरदाई ने की है। कुमार रासो की रचना दलपति विजय ने की है। बिसल देव रासो की रचना नरपति नाल जी ने की है, ठीक है। और सभी रचनाएं कैसे? वीरता से लिया गया है, वीरता के बारे में बताया गया है। अब चलिए
चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 से 15 के बीच में अपठित गद्यांश है। ठीक है दोस्तों, देखो अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देख लें, हो सकता है प्रश्नों से हमको उत्तर मिल जाए। ज्यादातर आप लोगों को क्या होता है, एक दो प्रश्न इससे रिलेटेड होते हैं, बाकी सब प्रश्न जो होते हैं वह व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको प्रश्न को दिखाते हैं। प्रश्न कैसा है, कह रहा है घुमक्कड़ शब्द कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपठित गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ से क्या व्याकरण से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे प्रत्यय पूछ लिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो प्रत्यय है यहाँ पे घुमक्कड़ में, तो कह रहा अक्कड़ है, ई है, अर है, कर है। तो यहाँ पे जो घुमक्कड़ में जो आपका प्रत्यय है, आप विकल्प नंबर ए देख पाओगे, यहाँ पे अक्कड़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को पता होगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, पारसौली में। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपठित गद्यांश को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे जो इनका जो जन्म हुआ था, आपको पता होगा वैशाली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी। अच्छा, जो इनका जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा स्वच्छंद में कौन सी संधि है। देखो यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, विसर्ग होगा, दीर्घ होगा, गुण होगा, व्यंजन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्वच्छंद में जो संधि है आपकी देख पाओगे, यहाँ पे व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संधि आपकी है, व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे तो स्व धन क्या हो जाएगा, आपका छंद हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छंद। तो यहाँ पे देखोगे व प्लस छ के मिलने से आपका छ का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप गद्यांश में देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, और उत्तर भी आप सबको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर भी आप सबको पता ही होगा, इसका उत्तर कितना कौन सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है 12 वर्ष में, 35 वर्ष में, 45 वर्ष में, 80 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख पाओगे, कह रहा है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो श्रुति जो धर्म का अर्थ होता है, कह रहा जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वैदिक धर्म है। तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आप डी आप का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वैदिक धर्म होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आप देख पाओगे आप यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे निमिष शब्द का पर्याय क्या है। तो निमिष शब्द का जो पर्याय है क्या, प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है, क्षण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो निमिष शब्द का जो पर्याय होता है आप देख पाओगे यहाँ पे क्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षण। क्षण का मतलब यहाँ पे होता है अल्प समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, अल्प समय, इसको बोलते हैं पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्प समय को बताता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्षण बोलते हैं या तो पल बोलते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। कह रहा है देखो यहाँ पे आप आपकी भाव को बता रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, भाववाचक। ठीक है सर दोस्तों, आप चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। कह रहा है प्रत्याशा है, अप्रत्याशित है, अपरिमेय है, अनाहुत है। ठीक है, जिससे पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, विकल्प नंबर बी, यहाँ पे अप्रत्याशित होता है। ठीक है, अब प्रत्याशा क्या होता है, जिसकी आशा की गई हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है, जिसकी माप संभव न हो। ठीक है, जिसकी क्या हो, माप संभव न हो। ठीक है, अनाहुत क्या होता है, जो बिना बुलाए आए। ठीक है, उसे बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा गोधूम शब्द का तद्भव है। कह रहा गेहूं है, गाय है, गोबर है, गोधन है। तो गेहूं का जो तद्भव है आपका आप देख पाओगे विकल्प नंबर ए आपका सही, गेहूं आ जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, अच्छा गाय का जो तत्सम होता है वो होता है आपका गौ। ठीक है, और जो गोबर का होता है तत्सम आप देख पाओगे यहाँ पे गोमय होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, गोमय होता है। ठीक है, और गोधन का मतलब होता है आपका गायों का धन, या तो बोलते हैं इसको पशुधन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे कह रहा है निकपट है, निष्कपट है, यहाँ पे निष्कपट, यहाँ पे निष्कपट, ठीक है। यहाँ पे बड़ा छोटा ऐसा में अंतर है। तो यहाँ पे जो निष्कपट का जो आपका संधि विच्छेद देख पाओगे, यहाँ पे निधन क्या हो जाएगा, कपट, ठीक है। और ये कौन सी संधि आपकी, विसर्ग संधि है, ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को आप यहाँ पे देख पाओगे। तो 21 नंबर प्रश्न अगर देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। कह रहा अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित है। तो दोस्तों आप बताओ इसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसका मतलब होता है अनुग्रहित, ठीक है दोस्तों। यहाँ विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। इसका मतलब अनुग्रहित का मतलब होता है जिस पर किसी की कृपा हुई हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ खड़ा है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है, अपेक्षित है, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका विशेषण होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षित हो जाएगा, ठीक है। और उपेक्षा का मतलब क्या, उपेक्षा का मतलब होता है अपेक्षा का क्या होता है यहाँ पे विपरीत होता है, ठीक है। चलिए जो अपेक्षा होता है आपका यहाँ पे, आपका होता है यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और स्त्रीलिंग भी है। अपेक्षा क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और आपकी क्या है, स्त्रीलिंग भी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। दंत से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है, दंतालु से होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो स वाला जो ध्वनि होती है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है आप देख पाओगे यहाँ पे विकल्प नंबर सी, तालु से होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तालु से कौन कौन से आते हैं, च वर्ग आता है, ठीक है, च वर्ग आता है, और आपका आता है ई, और ई भी आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे च वर्ग और कितना होता है ई और ई भी होता है, ठीक है। अब देखो अब अगला क्या है यहाँ पे मूर्धा ध्वनि, जो मूर्धा होता है वो आप देख पाओगे यहाँ पे ट वर्ग होता है, ठीक है, और र भी होता है, और एक खटकोल वाला स भी होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और जो ये आपका क्या होता है दंत वाला होता है तो त वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, त वर्ग, ठीक है दोस्तों। त वर्ग के जितने भी होते हैं अब आप देख पाओगे यहाँ पे वो आपके कितने होते हैं, दंत वाले होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कह रहा अत है, अ है, अत्य है, अति है, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही है, क्या हो जाएगा आपका, अति हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कह रहा है ऊपर तकिया का अर्थ है, कह रहा है जिस, मतलब पहला आप विकल्प देख पाओगे सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर है, पर्वत के पास की भूमि है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी आपका सही हो जाए, पर्वत के पास की भूमि को तकिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उदयाचल ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओ यहाँ तक 25 नंबर तक सवाल हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया। अभी तक हमारे वे ट्यूज का सिलेक्शन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। यहाँ पे देखो कह रहा है यहाँ पे अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, नासिक से होता है, कंठोष्ठ होता है, मूर्धन्य से होता है, कंठताल से होता है, ठीक है। तो जो अंगा का होता है आपका उच्चारण स्थान आप देख पाओगे विकल्प नंबर ए आपका सही है, नासिक की ध्वनियां होती हैं, ठीक है। वर्णमाला के जो पंचमाक्षर अक्षर होते हैं वो सभी ध्वनियां नासिक की ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखोगे 27 प्रश्न देख पाओगे, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सर्वनामिक, ठीक है। तो 4 गज मलमल में आप देख पाओगे यहाँ पे जो इसका जो विशेषण होगा यहाँ पे होगा परिमाण बोधक, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप परिमाण बोधक जो होते हैं, जो विशेषण होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका अनिश्चित, ठीक है दोस्तों। और जो विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक और सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख पाओगे यहाँ पे अगर शीश का तत्सम रूप क्या है यहाँ पे, ठीक है, शीशा है, शीर्ष है, सीधा है और शीर्षक है। तो शीश का जो तत्सम रूप होता है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, ये आपका शीर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे समास से रिलेटेड है। तो चौराहा का शब्द का समास क्या है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, ठीक है दोस्तों। तो चौराहा का
जो क्या होता है यहाँ पे समास पूछा है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों आप देख पाओगे द्विगुण समास होता है। ठीक है दोस्तों, जो संख्या को बताता है वो द्विगुण समास होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौराहा। ठीक है, तो द्विगुण समास होता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट नंबर प्रश्न, आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आंख में जब किरकिरी चली जाती है तो क्या लगता है, बहुत खराब लगता है। ठीक है, मतलब अप्रिय लगना। तो विकल्प नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग क्लासेस हमारी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे वे टू स्काई लेसन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग क्लासेस कैसी लग रही, और ऐसी क्लासेस में आप लोगों को रेगुलर ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, चलिए बाय, टेक केयर।